विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारतीय स्पेस की दुनिया के जन्मदाता माने जाते हैं। एक बार उनकी वार्ता हो रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा, जब हमारा देश गरीब है, सामाजिक विषमताओं से परेशान है, तो उन परिस्थितियों में आप चाहते हैं कि भारतीय संसाधनों का प्रयोग स्पेस रिसर्च में किया जाए, ये कहाँ तक उचित है? उसका जवाब विक्रम साराभाई ने कहा, हम गरीब हैं, हमारे यहाँ सामाजिक विषमता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि हम स्पेस में अधिक से अधिक रिसर्च करके विश्व में अपना दबदबा स्थापित कर सके। यह बातें विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता का परिणाम है और जिसका नतीजा आपने 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर जाने वाले चंद्रयान 3 के माध्यम से देखी। जब एक व्यक्ति दूरदर्शी होता है और स्वतः के लाभों से, स्वतः के स्वार्थों से दूर होता है, तो वह व्यक्ति एक महान कहानी रचता है, वह व्यक्ति एक महान धरोहर देकर के दुनिया को जाता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि विक्रम साराभाई मात्र ₹1 की सैलरी लेते थे। उनका जन्म एक बड़े समृद्धशाली वैश्य परिवार में हुआ था। उनके परिवार का कपड़े का बिजनेस था और उनके परिवार के लोगों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए भेजा कि मेरा होनहार बालक नए नए रिसर्च करके मेरे व्यापार को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद सीवी रमन, जो कि भारत के वह साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, उनके संपर्क में आने पर विक्रम साराभाई की सोच काफी व्यापक हो जाती है। वह भारत आने के बाद रिसर्च प्रारंभ कर देते हैं और तरह तरह के नए प्रयोग और आधुनिक भारत के निर्माण में अपने शिल्पी के रूप में भूमिका अदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब अक्टूबर 1957 में रूस ने, जिसे उस समय सोवियत रूस कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था, उसने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया, तो उसके बाद से इनकी रुचि इस विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से बढ़ती गई और उसके बाद वह जो संवाद मैंने प्रारंभ में आपके सामने रखा, उसका जिक्र इन्होंने किया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए रसल रघुवंशी का नमस्कार। आप सभी को ढेरों सारी बधाइयां कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने वह कारनामा करके दिखाया है जो दुनिया की 77 स्पेस एजेंसियों में से सिर्फ 11 ने करने का साहस उठाया है और उसमें मात्र 3 को सफलता प्राप्त हुई। हम चौथी की कगार पर लगभग पहुंचने ही वाले हैं, जब उम्मीद है कि 23-24 अगस्त के बीच हमारा लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और हम इतिहास रच देंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं इसरो को। लेकिन इसरो यहां तक पहुंचा, उससे पहले की कहानी को जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। बात 1962 की है, जब विक्रम साराभाई यह प्रयास कर रहे थे कि वह भारत को भी स्पेस के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएं और उनसे प्रेरित होकर के, उनसे प्रभावित होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कमेटी ऑन रिसर्च स्पेस के रूप में गठित किया और उन्हें फंडिंग करवाई और उसी फंडिंग के माध्यम से नासा ने भारत को एक छोटा सा रॉकेट दिया जिसका नाम नाइक पल्सर हुआ करता था और एक सटीक जगह खोजने के लिए जहां से कि इसको अंतरिक्ष में भेजा जाए, यह उस जगह की खोज करते करते विक्रम साराभाई अपने वॉलंटियर्स के साथ थुम्बा पहुंचते हैं। थुम्बा की वह चर्च जिसने प्रश्रय दिया, कंट्रोल रूम के रूप में स्थापित किया गया और उस सैटेलाइट को लॉन्च करने में उसका सहयोग रहा। 21 नवंबर 1963 को उस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और लॉन्च होती है इसी के साथ भारत के इतिहास की सबसे पहली और अभी तक की वह लैंडस्लाइड, वह माइलस्टोन जिसके बल पर आज हम दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस ताकतों से एक बनकर के सामने आई हुई हैं। और यही इनका मन नहीं भरा विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई ने अनवरत प्रयास किया और उसका परिणाम रहा कि कुछ ही वर्षों बाद 20 नवंबर 1967 को हमने अपना रोहिणी 75 नाम का रॉकेट लॉन्च किया, जो कि साउंड रॉकेट था और अपनी धमक के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को अगले दौर में प्रवेश करवा दिया। यह सिलसिला यही नहीं रुका और जबकि पहला प्रक्षेपण विश्व का हुआ था रूस द्वारा, सोवियत संघ द्वारा, उसके मात्र 18 वर्षों बाद हमने 1975 में अपने हाथों द्वारा, अपने वैज्ञानिकों द्वारा, अपनी कुशलता द्वारा बनाए गए पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसे सोवियत संघ के द्वारा भेजे गए रॉकेट की सहायता से, प्रोपल्शन की सहायता से हम उसे स्पेस में पहुंचाने में सफल हुए। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 खेमों में बट गई, एक सोवियत संघ और दूसरा
अमेरिका का पूंजीवादी व्यवस्था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे निर्माताओं ने, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने बीच का रास्ता अख्तियार किया और उसका सबसे ज्यादा लाभ यदि मिला तो इसरो को मिला। उसे समय समय पर नासा द्वारा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई, समय समय पर उसे सोवियत रूस द्वारा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई और उसका परिणाम रहा कि उत्तरोत्तर अपनी मेधा, अपनी क्षमता के माध्यम से इसरो आगे बढ़ता गया। जब मैं बात करता हूं 1975 में प्रथम प्रक्षेपण की, तो आपको जान करके हैरानी होगी, उससे पहले ही हमारे देश के महान साइंटिस्ट विक्रम साराभाई 1971 में इस धरती को छोड़ करके अलविदा कह चुके थे और उनका स्थान लिया सतीश धवन ने, जिनके नाम पर आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र का नाम रखा गया है और वहीं से हम अपने सैटेलाइट्स और अन्य प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते हैं। यह इस बात को बताती है कि हम अपने किस प्रकार से लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि वर्तमान दौर की मैं बात करूं तो पिछले वर्ष 2022 में जहां नासा को अमेरिकी सरकार ने 24 अरब डॉलर का मोटा पूंजी दी, वहीं हमारे इसरो को मात्र 1.7 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर की छोटी सी रकम प्राप्त हुई, जहां वह अपने बिलियन डॉलर में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। वहीं हमारे साइंटिस्ट मिलियन डॉलर में, कुछ करोड़ रुपए में ही, कुछ 100 करोड़ रुपए में ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट को स्थापित करते हैं। अब आते हैं 1982 की राह पर। 1982 में भारत ने नासा के साथ कोलैबोरेशन किया और उसी के परिणाम स्वरूप हमारा इनसेट का प्रोग्राम चालू हुआ। हम स्पेस में एक शांतिपूर्वक और विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे और इनसेट के माध्यम से हमने रेडियो तरंगों के माध्यम से टेलीविजन को घर घर तक पहुंचा दिया। हमने अपने सिग्नल को स्ट्रॉन्ग किया, हमने अपनी क्रांति को स्ट्रॉन्ग किया, हमने अपने गांव, गरीब, गुरबा और मौसम को स्थापित मजबूत किया। इसे इसरो लगातार उत्तरोत्तर इस प्रकार से उन्नति करता रहा। आप कहेंगे कि इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च किया जाए स्पेस रिसर्च पर, जबकि हमारा देश दुनिया के अत्यंत गरीब देशों में से एक गिना जाता है, जहां पर गरीबों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको जानना होगा कि जिस प्रकार से उड़ीसा में आए हुए तूफान, हमारे किनारों पर, हमारे विभिन्न समुद्री किनारों पर आने वाले तूफानों की पूर्व चेतावनी और साथ ही साथ हमारे परम प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों को जिस प्रकार से हम इसरो के माध्यम से मॉनिटर करते हैं और उनके द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों पर हम अपनी नजर रखते हैं, उसको जब आप ध्यान में लाते हैं तो आपको इसरो की कीमत समझ में आ जाती है। और इसमें एक नई उछाल 2008 के वर्ष में आती है, जब इसरो ने अपना चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया और चंद्रयान प्रथम लॉन्च करने के साथ ही साथ भारत ने अपने सैटेलाइट को, अपने ऑर्बिटर को चंद्रमा के अंतरिक्ष में पहुंचाने का प्रयास किया। वह चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना प्रारंभ हुआ और इससे पूरी दुनिया का ध्यान इसरो की तरफ गया। और 2013 का वर्ष कौन भूल सकता है, जब मंगलयान अस्तित्व में आया और मात्र 420 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट, जिसने पहली बार दुनिया का पहला देश भारत बना, जिसने प्रथम प्रयास में ही अपने मंगलयान को पहुंचा दिया मंगल के स्पेस में। मंगल के चारों तरफ यह चक्कर लगाया, बहुत सारी जानकारियां इसने प्रोवाइड करवाई भारतीय वैज्ञानिकों को और चंद्रयान ने सबसे पहली बार पता लगाया कि चंद्रमा पर कितनी अधिक मात्रा में पानी और उपलब्ध है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया इसरो ने 2019 में। जब 2019 में हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया और पूरा प्रयास किया कि हम अपने लैंडर के माध्यम से अपने रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराएं और इस प्रकार की घटना अगर सक्षम हो जाते हम तो दुनिया के पहले देश होते जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को हम उतारने में सक्षम होते। लेकिन कुछ तकनीकी गलतियों के कारण से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मात्र 700 मीटर दूरी न तय कर पाने की वजह से हमें आंशिक असफलता का स्वाद चखना पड़ा, आंशिक असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जिस प्रकार से हमारा इसरो कमर कस के तैयार है कि चंद्रयान 3 में हम किसी प्रकार की चूक नहीं छोड़ेंगे, जो चंद्रयान 2 में हमने की थी, उससे पूरा भरोसा पैदा होता है कि 23-24 अगस्त के बीच हमारा चंद्रयान निश्चित रूप से चंद्रमा पर उतरने में अपने लैंडर के माध्यम से अपने प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सबसे ज्यादा न समझ पाना वाला अनसुलझा स्थान है चंद्रमा का। वहां पर 13 किलोमीटर गहरे क्रेटर हैं
और वहां पर लैंड कराना वाकई एक कठिन कार्य है और इस कठिन कार्य को करने का कार्य इसरो लगातार कर रहा है और उसे अवश्य सफलता मिलेगी। यह आपको जानकर के खुशी होगी कि हम अब दुनिया के चौथे देश बनेंगे जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। उसके टेक्नोलॉजीज में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि यदि हमारा रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाता है तो वह 14 दिनों तक, जिसे एक लूनर डे कहा जाता है, वहां पर रिसर्च करेगा। वहां से बहुत प्रकार के डाटा हमारे इसरो को भेजेगा और जो हमारा प्रोपेलेंट है जो कि 100 किलोमीटर ऊपर जाकर के लैंडर को छोड़ देगा चंद्रमा की सतह से, वह एक रिले का काम करेगा और जो ट्रांसमीटर, जो संदेश हम चंद्रमा की धरती से उस रिले ट्रांसमीटर को भेजेंगे और रिले ट्रांसमीटर से हमारे नासा, हमारे इसरो के कंट्रोल सेंटर में पहुंचेगा। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इससे पहले हमें रिले के लिए दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती थी तो उसका दुष्परिणाम यह होता था कि चंद्रमा से आने वाले बहुत सारे एक्सक्लूसिव डेटा चोरी कर लिए जाते थे और दूसरे देश उसका लाभ उठाते थे। इस बार जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी तकनीक, जो भी डेटा हम प्राप्त करेंगे चंद्रमा से वह पूरी तरीके से हमारी होगी और उस पर बहुत कुछ टिका होगा नासा का वह यान जो कि चंद्रमा पर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इसरो आज पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। आज आपके देश में 140 स्पेस में कार्य करने वाली स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप, नए लोग भी स्पेस में अपना लोहा मनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका का स्पेस एक्स एक दुनिया का पहला या सबसे बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर का एक ऐसा स्पेस प्राइवेट एजेंसी खड़ी हो रही है, हमें भी अपने देश में इस प्रकार की एजेंसियों को बढ़ावा देना होगा। अपने देश के होनहार युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए मौका देना होगा। चलते चलते गुजारिश करूंगा कि हमने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हासिल की है। इस वीडियो को देखकर आपको लगा होगा, लेकिन मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर अभी हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बहुत ही अभाव है। लोग अवैज्ञानिक जीवन जीते हैं, अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं और लोगों के अंदर जब तक वैज्ञानिक सोच नहीं आएगी तब तक चंद्रयान का चंद्रमा पर पहुंचना हमारे साइंटिस्टों की उपलब्धि तो होगा, लेकिन हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट का ना होना हमारे देश की कमजोरी साबित होगा। तो इस देश के हर व्यक्ति को विज्ञान को समझना होगा, उसकी टेक्नोलॉजीज को समझना होगा और अपने आध्यात्मिक ताकत की बल पर अपने विज्ञान को नए शिखर पर ले जाना होगा। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हाँ, मेरा उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक अवश्य प्रेषित करें। यही मेरी पूंजी होती है, आपके विचार जो मुझे आगे की सोचने की ताकत देती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।